वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, ये कहानी है दो चरवाहे, दो काउबॉय की, जिन्हें ब्रॉकबैक माउंटेन की ऊंचाइयों पर भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा जाता है। मगर वहाँ हो जाता है दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन इस प्यार को समाज गुनाह कहता है। उस टाइम वो ऐसी कहानी बनी जो ना तो पूरी हो सकी और ना खत्म हो पाई। और हाँ, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इस कदर सोलफुल है कि आप उसे घंटों तक सुनना चाहेंगे, जिसे ये सिर्फ और सिर्फ गिटार पर तैयार किया गया है। और अगर कोई कॉपीराइट इशू ना हुआ तो मैं उसे यहाँ जरूर लगाऊंगी। तो चलते हैं आगे कहानी पर, जहाँ कहानी शुरू होती है 1963 में। अमेरिका के व्योमिंग स्टेट की एक लंबी सड़क पर ट्रक चल रहा है, जहाँ ट्रक आगे जाकर सड़क किनारे रुक जाता है और उसमें से एक यंग बॉय उतरता है जिसका नाम एनिस डेलमार है। सादे से कपड़े, कंधे पर वक्त का बोझ और आंखों में कुछ अधूरापन लिए हुए एनिस सड़क किनारे चलने लगता है। एनिस आगे बढ़ता है और एक पुराने से ट्रेलर के पास आके रुकता है, जो कि सड़क किनारे लकड़ी का बना है। सामने से लगातार ट्रेनें गुजर रही होती है और वो वहीं खड़ा है, अकेला, सिगरेट पीता हुआ। तभी वहाँ एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है। उसमें से भी एक यंग बॉय निकलता है, जैक ट्विस्ट, जो कि एनिस की तरफ देखता है। लेकिन एनिस उसे देखकर नजरें नीची कर लेता है, जैसे मानो उसे शर्म आ रही हो। दोनों वहाँ खामोश खड़े हैं, किसी का इंतजार करते हुए। जैक यहाँ टाइम का इस्तेमाल करते हुए शेविंग करने लगता है और शीशे में एनिस को भी निहारता रहता है कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है उस ट्रेलर ऑफिस का मालिक और दोनों को देखकर वो आदमी चुपचाप अंदर चला जाता है। फिर दरवाजे से झांककर कहता है कि अगर काम चाहिए तो अंदर आ जाओ। जैक और एनिस दोनों धीरे धीरे ऑफिस के अंदर जाते हैं, जहाँ एक पुराने से टेबल के पीछे बैठकर वो आदमी उन्हें काम समझाता है कि तुम दोनों को भेड़ों के साथ ब्रॉकबैक माउंटेन पर ही रहना होगा। खाना पीना सोना सब वहीं पर होगा, पहाड़ों में दूर अकेले। अभी वो बातें समझा ही रहा होता है कि फोन की घंटी बजती है। वो कुछ तेज लहजे में बात करता है और फिर झल्लाकर रिसीवर पटक देता है। उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकलती रहती है कि उन्हें भेड़ों के साथ वही सोना होगा, पहाड़ों पर। साथ में कहता है कि सप्लाई तुम्हारी वही आया करेगी और कल ही तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। जैक और एनिस बाहर निकलते हैं और जैक ही पहल करते हुए इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ एनिस अभी भी हिचक रहा है अपना नाम बताते हुए। दोनों एक साथ एक छोटे से बार में जाके बैठते हैं। जैक उसे बताता है कि यहाँ भेड़े चराते हुए उसका ये दूसरा साल है और वो ये काम अभी और करना चाहता है। लेकिन एनिस धीरे धीरे खुलता है और बताता है कि उसके माँ बाप का बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था। उसके भाई बहनों ने ही उसे पाला पोसा। उसकी आवाज में दर्द नहीं, एक आदत है, जैसे जिंदगी ने बहुत पहले ही उसे समझा दिया हो कि बस सहना है। यहाँ दोनों अपना बॉन्ड बना रहे हैं ताकि वो समझ सके काम करते हुए एक दूसरे को। फिर हम जैक और एनिस को तैयारी करते हुए देखते हैं, जो कि ऊपर ब्रॉकबैक पर जाने के लिए भेड़े और घोड़े तैयार कर रहे हैं, जहाँ जैक शायद जिद्दी घोड़े पर बैठ गया है और एनिस उसे बस देखे जा रहा है। यहाँ से एक बात साफ हो जाती है, जैक खुला लड़का है, बोलने वाला, हंसने वाला, जैसे वो जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। और एनिस वो बिल्कुल उससे उल्टा है, कम बोलने वाला, खुद में गुम रहने वाला। यहाँ एनिस और जैक सारी भीड़ों को लेकर ऊपर ब्रॉकबैक माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो दोनों नदी पर जंगल पार करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ भेड़ों का एक बड़ा झुंड फैल चुका है चारों तरफ। ऊपर जाकर एक जगह पर वो लोग टेंट लगा लेते हैं और रात को जैक भेड़ों की रखवाली करता है। अगली सुबह जैक और एनिस टेंट के बाहर बैठे हैं और एनिस खाना बना रहा है। जैक पास में उबासी मार रहा है क्योंकि वो रात भर ठीक से सोया तक नहीं। और जैक कहता है कि बस एक बार जमीन ले लूं, फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा। साथ में एनिस भी कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे जोड़ने हैं और अब वापस जाकर एल्मा से शादी भी करनी है। जैक फिर से घोड़े पर सवार होता है और चला जाता है भेड़ों को देखने के लिए। एनिस वही खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहता है। अगली सुबह जैक फिर से भेड़ों के साथ निकलने से पहले कहता है कि आज फिर से राजमा मत बनाना। एनिस चुप रहता है। जैक इंतजार करता है कि एनिस कुछ तो बोले, लेकिन रिस्पांस ना मिलने पर जैक घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। एनिस यहाँ अकेला पानी में खड़ा है और वो एक पल ठहरता है। वो नजरें उठाकर पहाड़ों की तरफ देखता है, जहाँ आसमान नीला है और पहाड़ों की चोटी पर भेड़ें फैली हुई है। एनिस वहाँ देखता है कि शायद उसे वहाँ पे जैक दिख जाए। इधर जैक भेड़ों की रखवाली करते हुए दूर खड़े एक भेड़िए पर फायर करता है, क्योंकि जहाँ भेड़े हैं वहाँ भेड़िया तो होंगे ही। इधर एनिस के पास एक आदमी आया हुआ है वीकली राशन लेकर, जहाँ एनिस एक आदमी को अपनी अगले महीने की खाने की लिस्ट थमाता है और वो झुंझला के कहता है कि बहुत राजमा खा लिए। यहाँ उसका इशारा है कि वो अब से प्लीज राजमा तो लेकर ना ही आए। और एनिस उन राशन वाले घोड़ों को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है अपने टेंट की तरफ, जहाँ बीच जंगल में उसके सामने अचानक से एक भालू सामने आ जाता है। भालू चिल्लाता है और सारे घोड़े डर के बिदकने लगते हैं और भागने लगते हैं एनिस को गिराकर। एनिस के लिए हरा भरा पहाड़ एक पल के लिए खतरनाक हो जाता है। एनिस
घोड़े के पीछे भागता है उन्हें पकड़ने, क्योंकि उन घोड़ों पर राशन है। इधर जैक वापस टेंट में आता है और एनिस को ढूंढता है। अब उस टाइम मोबाइल होता तो कितने आराम से वो उसे कॉल करके पूछ लेता, लेकिन वो पूरे दिन बस वेट करता है एनिस का। ठंडी हवा में उसका चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ है और तभी एनिस आता है थका हुआ। जैक उसे देखते ही भड़क पड़ता है कि तुम कहाँ थे, मैं यहाँ भूखा बैठा हुआ हूँ। लेकिन एनिस की हालत देख के जैक पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। जैक एनिस को बताता है कि रास्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ, भालू, घोड़े की बिदकन और वो सब भाग दौड़। जैक का गुस्सा अब खत्म हो गया है। वो एनिस के जख्मों को पोंछता है, जहाँ जैक उससे कहता है कि हमें अपने खाने के लिए कुछ तो नया करना होगा, क्योंकि रोज रोज राजमा तो नहीं खाया जाएगा। अब अपने नॉर्थ इंडियन में राजमा चावल तो सब लोग बड़े मजे से खाते हैं, पता नहीं इन दोनों से क्यों नहीं खाए जा रहे। सुबह एनिस और जैक गन से शिकार कर रहे हैं एक बारहसिंघा का, और जैक खुश हो जाता है कि आज उसे काफी दिनों बाद मीट खाने को मिलेगा। और उसी रात आग के पास दोनों बैठे हुए हैं। धुएं में बारहसिंघे का मीट सिक रहा है और चेहरे पे वो सुकून है कि यार भाई सच में मीट की क्रेविंग अलग ही होती है। अगली सुबह थकावट से भरा हुआ जैक आता है टेंट पर, जहाँ एनिस खाना बना रहा है। शिफ्ट की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है, जहाँ ना ठीक से सो पाता है न खा पाता है। वो एनिस से शिकायत करता है कि अब ज्यादा हो रहा है। एनिस उसे देखता है और कहता है चाहो तो हम आपस में ड्यूटी बदल सकते हैं। जैक उससे कहता है कि हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम टेंट में ही रहे और भेड़ियों के लिए जाना भी ना पड़े। लेकिन एनिस चल पड़ता है आज ड्यूटी स्विच करके। अगले दिन सुबह एनिस और जैक एक साथ बैठे हैं। एनिस उसे बताता है कि आज उसने एक बड़े भेड़िए को मारा। वहीं जैक खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम का वक्त है, दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे से अपने दिल का हाल बांट रहे हैं। जैक एनिस को सुन रहा होता है और एनिस अपनी लाइफ के स्ट्रगल को उससे शेयर कर रहा है। जैक कहता है आज तुमने जितनी बातें की है ना, उतनी तो पिछले 2 हफ्तों में नहीं की थी। और एनिस कहता है कि हाँ सच में, इतना मैं पूरे 1 साल में नहीं बोला। यहाँ साफ दिख रहा है कि जैक खुशमिजाज टाइप का लड़का है, जबकि एनिस बेहद शांत, कम बोलने वाला और अपने आप में रहने वाला इंसान है। आगे एनिस कहता है कि उसके पापा भी एक अच्छे घुड़सवार थे, लेकिन उसे खुद में ये सब काम कभी पसंद नहीं था। जैक ये सुन के मस्ती में आ जाता है और घोड़े की आवाज निकालते हुए उछलने लगता है। उसे देखकर लगता है जैसे मानो यहाँ वाकई वो बहुत खुश है। अगले दिन जैक और एनिस भेड़ों को लेकर आगे जा रहे होते हैं और साथ ही उनकी गिनती कर रहे होते हैं। इधर नदी किनारे वो फिर से टेंट लगाते हैं और यहाँ शाम को दोनों अपने अपने रिलीजन को डिस्कस कर रहे हैं। और जैक उसे बताता है कि वो पेंटिकोस्टल है। एनिस कहता है कि वो तो मेथोडिस्ट है और उसे पता ही नहीं कि पेंटिकोस्टल क्या है। अब यहाँ बात करें तो दोनों के दोनों क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी से। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाते हैं, लेकिन एनिस ने शराब इतनी पी रखी है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसे हर रात भेड़ों के पास जो सोना होता है, लेकिन आज वो शायद वहाँ पे ना जा पाए। जैक उससे कहता है कि आज तुम यहीं पे सो जाओ। एनिस कहता है कि ठीक है। जैक उससे कहता है कि वो टेंट के अंदर आके सो सकता है, लेकिन एनिस मना कर देता है कि वो बाहर स्लीपिंग बैग में ही सो जाएगा। बाहर एनिस ठंड में कांप रहा है और ठंड इतनी ज्यादा है कि उसकी कपकपाहट की आवाज जैक सुन लेता है और वो एनिस से कहता है कि अंदर आ जाओ। और एनिस भागता हुआ टेंट के अंदर आता है और जैक से चिपक के सो जाता है। लेकिन ठंडी रात, पहाड़ की खामोशी में अंदर टेंट के अब हलचल होने लगी है, जहाँ इन्हीं सन्नाटों के बीच जैक धीरे से एनिस का हाथ अपने पैंट के निचले हिस्से पे रखता है। एनिस एक झटके में घबरा के उठ जाता है, लेकिन अब शब्दों की जरूरत नहीं है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जैक एनिस के करीब आता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एनिस तो उसे रोकता है, जहाँ तुरंत ही दोनों के कपड़े उतर जाते हैं और फिर दोनों का प्यार का पहला सेशन इसी टेंट में पूरा होता है। यहाँ जैक और एनिस के बायोसेक्सुअल लाइफ की शुरुआत होती है। सुबह उठ के एनिस कपड़े पहनता है और टेंट के बाहर आके अपना घोड़ा रेडी करता है जाने के लिए, और जैक आकर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शाम को। एनिस बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जैक बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। एनिस यहाँ भेड़ों के पास आता है और देखता है कि एक भेड़ को भेड़िए ने मार डाला है। इधर शाम को जैक पहाड़ी पर लेटा हुआ है। तभी एनिस आता है और धीरे से कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो दुनिया की नजर में गलत है। जैक कहता है हमें दुनिया से क्या मतलब, लेकिन एनिस डरता है, कहता है मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। जैक भी वही बात दोहराता है, मतलब यहाँ
यहाँ दोनों खुद को गे नहीं कहलवाना चाहते। रात को एनिस बाहर बैठा है और जैक टेंट में, लेकिन फिर भी जैक की चाहत उसे अपनी ओर खींच ही लाती है, जहाँ जैक बिना कपड़ों के लेटा है। अब इतनी ठंड में बिना कपड़ों के लेटने का मतलब जो आप समझ रहे हो वही है। जैक के पास एनिस बैठ जाता है, जहाँ जैक उसे किस करता है और एनिस अभी भी हिचकिचाहट में है कि उसे ये सब करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जैक कहता है कि ये सब ठीक है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह सब बदल चुका है, अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं है, एक तरह से मस्ती भी है, जिसे करता हुआ दूर से उनका मालिक जो उन्हें देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये मस्ती कुछ और है। उन दोनों को देखने के बाद वो जैक के पास आता है, जो उस वक्त लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो जैक से कहता है कि उसके अंकल की तबीयत खराब है और उनका बचना मुश्किल है। जैक कहता है कि मैं क्या करूँगा जाकर अपने अंकल के पास। फिर जो बिना कुछ बोले वापस चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें जैसे मानो बहुत कुछ कह गई हो। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, एक जोरदार तूफान उस इलाके को घेर लेता है और ओले पड़ने लग जाते हैं। एनिस और जैक किसी तरह दौड़कर टेंट में घुस जाते हैं। एनिस जैक से कहता है अगर आज हम भेड़ों के पास नहीं गए तो सभी की सभी भीड़ें मारी जाएंगी। जैक कहता है अगर तुम खुद गए तो तुम खुद भी मारे जाओगे, इसलिए यही रहो। कहीं न कहीं अब जैक एनिस को लेकर बेहद पोजेसिव हो चुका है। अगली सुबह बारिश और तूफान के बाद जैक और एनिस की भीड़ें दूसरे चरवाहों की झुंड में मिल चुकी है। एनिस परेशान है, जबकि जैक थोड़ी मुस्कुराहट के साथ हल्का मस्ती भरा मूड लिए खड़ा है। जैक जाकर देखता है और बताता है कि बारिश की वजह से कुछ भेड़ों के निशान मिट चुके हैं। किसी तरह जैक सारी भेड़ों को उन सबसे अलग कर लेता है और वो दोनों भेड़ों को लेकर आगे चल पड़ते हैं। दूसरी सुबह एनिस उठकर बाहर झांकता है, चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। वो हैरान रह जाता है। एनिस वापस जैक के पास आता है, जहाँ जैक टेंट को हटा कर रख रहा है। एनिस पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जैक जवाब देता है मालिक फिर आया था और कह रहा है नीचे ऑफिस में बुलाया है। एनिस चौंकता है, अगस्त में क्यों? जैक कहता है शायद फिर से तूफान आने वाला है, कुछ इंडिकेशन मिला है शायद उसे। एनिस थोड़ा सोचते हुए कहता है मुझे तो लगता है वो हमें पैसे ही नहीं देना चाहता। और जैक तुरंत कहता है कि अगर पैसों की तंगी है तो मुझसे ले लो। एनिस कहता है कि मैं तुमसे क्यों लूं पैसे, क्या मैं खुद कमाने के लायक नहीं हूँ? और गुस्से में जाकर बैठ जाता है। जैक थोड़ी देर बाद उसके पास आता है, हाथ में एक रस्सी का फंदा बनाता हुआ, चेहरे पर वही पुरानी मस्ती और आंखों में सुलह की चाह लिए हुए। शायद वो चाहता है कि किसी तरह एनिस का मूड फिर से ठीक हो जाए, लेकिन एनिस को जैक का फंदा बनाना शायद पसंद नहीं आया। ऊपर से जैक ने रस्सी से एनिस को गिरा दिया और एनिस भड़क गया। एनिस मजाक को समझा ही नहीं और जैक का गला दबाने लगता है। जैक खुद का बचाव करते हुए पलटकर एनिस की नाक पर मुक्का मार देता है और खून बहने लगता है। और अगले ही पल जैक घबराकर उसके पास आता है, उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एनिस भी कम नहीं है। वो पलटकर जैक को मुक्का मार देता है। फिर इस एनकाउंटर के बाद वो दोनों भेड़ों के साथ नीचे उतरते हैं पहाड़ों से, और नीचे उनका मालिक होता है जो सारी भेड़ों को गिनता है और कहता है कि भेड़ें कम है और तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों को एक तरीके से काम से निकाला जा चुका है और वो घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एनिस कहता है शायद मैं अपनी शर्ट ऊपर ही छोड़ दी है। और जैक फिर एक बार पूछता है कि क्या अगले साल वहाँ पे फिर से आना चाहोगे? एनिस कहता है शायद नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एल्मा नवंबर में शादी करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे एनिस खुद को पीछे खींच रहा है जैक से, जैसे वो खुद जैक से दूर होना चाहता है। एनिस पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो? जैक जवाब देता है कि मैं पापा की मदद करूंगा और शायद फिर से वापस भी आ जाऊं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। एनिस जैक की बात सुनता है और फिर निकल लेता है। गाड़ी चलाते हुए जैक मिरर में देखता है एनिस को, जो धीरे धीरे चलता हुआ आता है। इधर एनिस चलता हुआ आता है और एक दीवार के पास आकर फूट फूट कर रोने लगता है। दीवार पर सिर पटकता है। जो भी जज्बात उसके अंदर जमा थे अब बाहर निकल रहे हैं फूट फूट कर, जैसे कि मानो जैक के लिए उसके दिल में कुछ था जो वो कभी कह ही नहीं पाया। और अब आता है सीधा नवंबर, जहाँ एक चर्च में एनिस और एल्मा की शादी हो रही है। एनिस की आंखों में थोड़ी बेचैनी है, शायद वो जैक को वही पहाड़ों में छोड़कर आगे बढ़ रहा है जहाँ एनिस और एल्मा पहाड़ों में हनीमून एडवेंचर पर है। एल्मा के फेस पर अलग ही खुशी है एनिस से शादी की। एनिस वही हाईवे बनाने का काम करता है और रात को एल्मा के साथ ओपन थिएटर मूवीज देखता है और यहाँ पता चलता है कि एल्मा प्रेग्नेंट भी है। इधर जैक वापस आता है ब्रॉकबैक माउंटेन पर काम मांगने। वो काम मांगता है और जो उसे कहता है कि तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जैक का मुंह उतर जाता है और वो फिर एनिस के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ दोबारा आया। जो उसे कहता है कि मैंने देखा था तुम दोनों को रंगरलिया मनाते हुए, और फिर उसे वहाँ
उसे भगा देता है। एनिस की फैमिली एक इंडस्ट्रियल साइट के पास रहती है। एनिस थका हुआ घर आता है। एल्मा उसे बताती है कि जेनी और जूनियर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एनिस फिक्र में बच्चों के कमरों की तरफ बढ़ता है, उन्हें गोद में उठाता है, उनके माथे को छूता है। एनिस एक फादर और अब एक पूरी तरीके से फैमिली मैन बन चुका है। रात का वक्त है। एनिस बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में आता है। तभी एल्मा उसे पीछे से आकर पकड़ती है। एनिस उसको कहता है कि नेक्स्ट वीक वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। एल्मा उससे कहती है कि क्या हम टाउन में नहीं रह सकते जहाँ हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हो। एनिस कहता है कि टाउन का किराया बहुत ज्यादा है, माफ करना, क्योंकि यहाँ एनिस और एल्मा अकेले रहते हैं सबसे दूर। और ये कहते हुए दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं और यहाँ शुरू होता है दोनों का रोमांटिक पल। जैक पैसों के लिए बुल राइडिंग कर रहा है। फिर जैक एक बार में अकेला बैठा है, हाथ में ग्लास, आंखों में खालीपन लेकर। इधर एनिस फैमिली के साथ पार्क में आता है। चारों तरफ खुशी, हंसी और सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि आज है जुलाई की 4 तारीख, अमेरिका की आजादी का दिन। लेकिन तभी कुछ गुंडे उधर आ जाते हैं और आसपास की गर्ल्स पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। साथ ही फिर वो एल्मा को लेकर भी बोलते हैं। एनिस की उनसे बहस हो जाती है। एनिस पहले शांत होकर उन्हें समझाता है, लेकिन जब बात बढ़ती है तो वो एक गुंडे को जोर से मारता है। एनिस की आंखों में आग है, जैसे वो अपनी उस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो जो उसने बहुत मुश्किल से बनाई है। इधर एक मैदान में एक लड़की लॉरेन हॉर्स राइडिंग कर रही है, जो राइडिंग में नई रिकॉर्ड बना रही है। वहीं जैक भी है, जो लॉरेन की तारीफ करता है उसकी राइडिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैक भी बुल राइडिंग करता है भीड़ की तालियों के बीच। दोनों उसी बार में है। जैक अकेला बैठा है, साथ में लॉरेन भी, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक अट्रैक्शन है दोनों की नजरों में। वो बारटेंडर से पूछता है कि वो लड़की कौन है। बारटेंडर बताता है कि वो एक हॉर्स राइडर है और उसके पापा का ट्रैक्टर का बहुत बड़ा बिजनेस है। और फिर लॉरेन धीरे धीरे जैक के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें इसी का इंतजार था? जैक हल्के से मुस्कुराता है और दोनों जाते हैं डांस फ्लोर की तरफ। धीमा म्यूजिक है और दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। शायद एनिस के बाद पहली बार जैक को कुछ ऐसा फील हो रहा है। और फिर कार के अंदर दोनों के बीच एक तगड़ा रोमांस चल रहा है, जहाँ लॉरेन और जैक को काफी जल्दी है ये सब कुछ करने की। एक ग्रोसरी शॉप के अंदर एल्मा काम में लगी है। तभी एनिस आता है दोनों बेटियों को उठाए हुए। एनिस, जल्दी में, मेरे बॉस का कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। एल्मा कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ घंटे भी और काम करना पड़ेगा और दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। एनिस कहता है कि मैं अगर अभी नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दोनों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक होती है और एनिस बच्चों को वहीं पे छोड़कर चला जाता है। जाते जाते बच्चों में से एक गलती से कुछ सामान गिर जाता है। तभी शॉप का ओनर आता है। एल्मा माफी मांगती है, लेकिन वो बिना गुस्से में होकर झुककर सामान उठाता है। एल्मा बच्चों को गोद में लेती है, कुछ नहीं कहती, बस नजरें नीचे करके वहाँ से निकल जाती है। इधर जैक और लॉरेन की शादी हो चुकी है अब, और 8 महीने का प्यारा सा बच्चा लॉरेन की गोद में है। लॉरेन के माँ बाप उससे मिलने आए हैं, लेकिन लॉरेन के पापा का बिहेवियर जैक के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो जैक को पसंद नहीं करते। जैक को ये फील भी होता है कि लॉरेन की फैमिली ने उसे दिल से नहीं अपनाया। कुछ साल बीतते हैं और एनिस के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। एनिस घर आता है थका हुआ। एल्मा कहती है कि किसी जैक नाम के आदमी का तुम्हारे लिए पोस्ट कार्ड आया है। एनिस वो पोस्ट कार्ड हाथ में लेता है, बस कुछ सेकंड उसे देखता है। एल्मा पूछती है कि जैक भी कोई काउबॉय है? एनिस कहता है कि नहीं, वो एक रोडो है और हम साथ में फिशिंग करते थे। इधर एनिस पोस्ट कार्ड का जवाब देने आया है पोस्ट ऑफिस में। वो जैक को अब जवाब देने में देरी नहीं करना चाहता और अब सुबह का वक्त है। एनिस खिड़की के पास बैठा है, उसकी आंखों में बेसब्री साफ दिख रही है। एल्मा बच्ची को पेंटिंग सिखा रही है, लेकिन आज जैक आने वाला है और एल्मा एनिस की ये बेताबी देख के कहती है कि क्या तुम उसके साथ रेस्टोरेंट जाओगे? एनिस कहता है कि नहीं, आज हम बस खूब पियेंगे। एनिस पूरे दिन जैक का इंतजार करता है। तभी जैक की गाड़ी एनिस के घर के नीचे आके रुकती है। एनिस खिड़की से झांकता है। जैक खड़ा है मुस्कुराता हुआ। एनिस नीचे जाता है और दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। ऐसे लिपटते हैं जैसे सालों का सारा इंतजार उस एक पल में उतर गया हो। आज एनिस कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो रहा है और वो जैक को एक कोने में ले जाके किस करता है, जैसे कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती और प्यारा शख्स आज मिल गया हो। तभी एल्मा खिड़की से ये सब देख लेती है। उसका चेहरा सुन्न हो जाता है। वो पीछे हट जाती है और फिर अंदर चली जाती है, जैसे कुछ टूट गया हो उसके अंदर। उसको अंदाजा तक नहीं था कि एनिस की जिंदगी में सबसे कीमती कोई और भी है, जो कि एक आदमी है। एनिस जैक को घर के अंदर लाता है। एनिस कहता है कि ये मेरी वाइफ एल्मा है।
एल्मा कुछ नहीं कहती, बस देखती है जैसे उसकी आंखें कुछ पूछ रही हो, कौन हो तुम, क्यों आए हो। एनिस कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। जैक भी बताता है कि हाँ, मेरा भी 8 महीने का एक बेटा है। एनिस कहता है एल्मा से कि मैं जैक के साथ बाहर पीने जा रहा हूँ, शायद आज रात घर भी ना आऊं। जैक और एनिस एक साथ घर से निकल जाते हैं। इधर रात का सन्नाटा और एक सस्ते मोटेल में जैक और एनिस दोनों बिना कपड़ों के बिस्तर पर टिक लगाए बैठे हैं, जहाँ जैक की आंखों में एक सुकून भरी थकावट है। जैक कहता है 4 साल बाद आज मुलाकात हुई है। एनिस कहता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मिलने आओगे। दोनों की बातें चलती रहती है, जहाँ जैक बताता है कि मैं पिछले साल गया था ब्रॉकबैक पर, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे, और लॉरिन के पापा का बड़ा बिजनेस है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। जैक कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी अपनी फैमिली है। एनिस कहता है कि हम कर ही क्या सकते हैं। इधर एल्मा किचन टेबल पर अकेले बैठी है, सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी है और उसकी आंखें रात भर बेचैनी से लाल है। तभी एनिस अंदर आता है जल्दबाजी में और वो कहता है कि मैं जैक के साथ 2 दिन के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, और सामान पैक करने लगता है जल्दबाजी में। एल्मा नीचे देखती है कि जैक घर के बाहर खड़ा है। एल्मा गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हारा दोस्त घर के अंदर नहीं आएगा। एनिस मना कर देता है। एल्मा कहती है कि कहीं तुम्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। तो एनिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ मैंने पहले काफी काम किए हैं। एल्मा एनिस की निगाहों में एक बेताबी देख रही है, लेकिन वो साफ तौर पे उससे कुछ कह नहीं पा रही है। वो अपनी बेटी को चूमता है और निकल जाता है, और एल्मा की सारी मजबूती टूट जाती है। वो रोने लगती है और दोनों को खिड़की से जाते हुए देखती रहती है। दोनों की गाड़ी ब्रॉकबैक माउंटेन पर आती है, जहाँ वो दोनों स्विमिंग करते हैं। रात को आग के पास बैठकर जैक कहता है, कभी सोचा है अगर हम दोनों एक साथ रहें। एनिस का चेहरा सख्त हो जाता है और कहता है नामुमकिन है, ये सब नामुमकिन है जैक। मेरी 2 बेटियां हैं और तुम्हारी भी एक फैमिली है जो टेक्सास में है। और कहता है कि दुनिया ऐसे रिश्तों को मार डालती है, 2 मर्दों का साथ रहना नामुमकिन है। और साथ ही कहता है कि हम कभी कभार मिल सकते हैं ऐसी जगहों पर। जैक पूछता है कि कब तक ऐसे मिलेंगे। एनिस कहता है जब तक हम साथ हैं तब तक। जैक चुपचाप सिर हिलाता है। उसके लिए एनिस से मिलना ही काफी है, भले वक्त चुराकर ही सही। कुछ वक्त बीतने के बाद सुबह का वक्त, घर के बाहर बच्चे झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर एल्मा और एनिस के बीच अब तकरारें होने लगी है। एल्मा कहती है मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट लेने जा रही हूँ। एनिस उसे गुस्से में रोकता है, लेकिन वो बिना सुने चली जाती है। दरअसल अब एनिस चाहता ही नहीं कि वो बच्चे संभाले, क्योंकि इससे उसे जैक से मिलने का टाइम नहीं हो पाएगा। इधर जैक की जिंदगी अब तरक्की पर है। वो लॉरिन के साथ अपने ससुर के ट्रैक्टर बिजनेस में हाथ बटा रहा है, जहाँ अभी भी लोग उसे लूजर ही समझते हैं और लॉरिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। एल्मा वापस आती है घर, उसके हाथों में अखबार है, अंदर रखा एक पोस्ट कार्ड, वो भी जैक का। वो पोस्ट कार्ड छुपा लेती है और अब एक बार फिर से जैक एनिस से मिलने के लिए तैयारी में है, लेकिन उसकी बीवी इस बार पूछ ही लेती है तुम्हारा दोस्त टेक्सास क्यों नहीं आता फिशिंग करने। जैक जवाब देता है यहाँ पहाड़ नहीं है ना। लॉरिन कहती है कि तुम वहाँ साल में 2-3 बार चले जाते हो और वो यहाँ पे एक बार भी नहीं आता। और जैक ये सब बातें अनसुना करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर एनिस भी हड़बड़ी में घर से निकल रहा है। उसके लिए अब एल्मा और बच्चियां सेकंड ऑप्शन है जैक के आगे। एल्मा बस चुपचाप देखती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति वहाँ जाकर जैक के साथ क्या करेगा। नदी के किनारे जैक इंतजार कर रहा है, तभी एनिस आता है। जैक की आंखों में चमक दौड़ जाती है। दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ये मुलाकातें अब सालों तक चलती रहती है। जैक का बेटा बड़ा हो चुका है। एनिस और एल्मा के बीच में दरारें गहरी होती चली जाती है और एक दिन एनिस और एल्मा का आखिरकार तलाक हो ही जाता है। दोनों बच्चियों की कस्टडी एल्मा को मिलती है और एनिस को जिम्मेदारी मिलती है कि हर महीने एल्मा के बच्चों के नाम पैसे भेजने की। जैक एक बार फिर व्योमिंग आता है और खुश काफी लग रहा है। जैक उसे बताता है कि उसे डिवोर्स की खबर मिली पोस्ट कार्ड से। फिर एनिस जैक को अपनी बेटियों से मिलवाता है जो अब जवान हो गई हैं। जैक उम्मीद लेकर कहता है कि बताओ अब क्या करना है, मगर एनिस मना कर देता है कि मुझे कुछ हफ्ते बच्चियों के साथ रहना है और हम शायद टाइम भी ना बिता पाएंगे। जैक का मुंह उतर जाता है और अगले महीने का बोलकर लौट जाता है। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखें भर आती है, वो रोने लग जाता है और वो सीधा मैक्सिको चला जाता है अकेलेपन से भागने के लिए। जैक मैक्सिको सिटी के किसी रेड लाइट एरिया में जाता है जहाँ मेल और फीमेल प्रोस्टिट्यूट खड़े हैं। जहाँ जैक एक अंधेरी गली में जाता है जहाँ मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं और वो एक आदमी के पास जाता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। जहाँ जैक अपने फिजिकल डिजायर को पूरा करने के लिए ऐसे खतरनाक रास्ते पे जा रहा है क्योंकि उसे एनिस से वो इमोशनल
इमोशनल एंड फिजिकल अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा जो जैक उससे चाहता है। एक शाम डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, साथ में उसके नाना और नानी भी। बॉबी टीवी देख रहा है और खाना नहीं खा रहा जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। जैक उसे टोकता है और जाकर टीवी बंद कर देता है, लेकिन जैक का ससुर उसे ताना मारते हुए टीवी ऑन कर देता है। यहाँ वो जैक को कुछ नहीं समझता है। जैक फिर से जाकर टीवी बंद कर देता है और उसका ससुर फिर टीवी की तरफ जाता है। जैक पहली बार गुस्से में भरकर कहता है कि ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा और आप मेरे बस मेहमान हैं। लॉरेन यहाँ जैक को ऐसे देख के खुश है कि उसने आज मुंह तोड़ जवाब तो दिया। उधर एल्मा अब दूसरी शादी कर चुकी है। एनिस हमेशा की तरह अपनी बेटियों से मिलने आता है। खाने के टेबल पर सब साथ में बैठे हैं, लेकिन एल्मा खुश नहीं है। खाना खाने के बाद एल्मा कहती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। एनिस कहता है कि नहीं, एक बार झेल चुका हूँ। एल्मा जैक का नाम लेकर बोलती है कि क्या तुम उसके साथ अब भी फिशिंग करने जाते हो। एनिस मना कर देता है। एल्मा उसकी पोल खोलती है कि तुम वहाँ फिशिंग करने नहीं जाते थे और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे और जैक ट्विस्ट के बीच क्या चल रहा है। एनिस भड़क उठता है। एल्मा डरती है, चीखती है और एनिस भड़क कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ एनिस अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बाहर जाकर एनिस अपना गुस्सा एक ट्रक वाले पर उतार देता है, लेकिन बदले में वो भी एनिस की जम की कुटाई कर देता है। काफी समय बीतने के बाद एनिस और जैक फिर पहाड़ों पर मिलते हैं, जहाँ एनिस पूछता है कि तुम्हारे और लॉरेन के बीच सब ठीक है ना, क्या उसे कभी शक नहीं होता। जैक कहता है कि हाँ शायद। जैक कहता है कि क्यों ना तुम भी टेक्सास आ जाओ। एनिस भड़क जाता है कि हाँ फिर तुम मेरी बेटियों को गोद ले लेना। जैक गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि एनिस हर बार जैक की बात को नकार देता है। उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं होना चाहता। इधर बार में एनिस बैठा है और बियर की बोतल खत्म कर रहा है। वहाँ एक लड़की आती है, कैफी। वो एनिस को डांस के लिए कहती है। एनिस उसका साथ देने आता है, लेकिन डांस सिर्फ कैफी करती है। फिर दोनों आकर बैठ जाते हैं और फिर वो एनिस से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद एनिस अपनी बेटी जूनियर एल्मा से मिलने आता है और साथ में कैफी भी है। जूनियर कैफी को काफी अजीब निगाहों से देखती है। तीनों एक बार में है, जहाँ कैफी जूनियर से कहती है कि क्या तुम्हारे पापा फिर से शादी करेंगे। जूनियर कैफी से कहती है मेरा बाप शादी के लायक ही नहीं है। जहाँ कैफी और एनिस फिर से डांस करने चले जाते हैं और जूनियर वहीं अकेली रह जाती है। गाड़ी में लौटते वक्त एनिस पूछता है अगले हफ्ते आओगी ना। एल्मा हाँ कहती है। फिर एनिस कहता है कि क्या हुआ। जूनियर कहती है माँ और उनके हस्बैंड अब मुझसे ठीक से पेश नहीं आते, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। एनिस बोलता है कि मैं काम के चक्कर में ज्यादातर घर पे नहीं होता। जूनियर कहती है कोई बात नहीं और एनिस कहता है कि अगले हफ्ते फिर लेने आऊंगा तुम्हें। रात में पहाड़ों के बीच एनिस और जैक साथ में होते हैं। जैक पूछता है कि क्या कोई लड़की नहीं मिल रही तुम्हें शादी के लिए। एनिस कहता है कि एक लड़की है, वेटर है वो। जैक कहता है कि मेरा भी फॉरमैन की बीवी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और अगर मैं पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैक कहता है तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एनिस चुप है। पता नहीं ये दोनों गे हैं जिन्हें लाइफ में फीमेल भी चाहिए और मेल भी। सुबह जैक जाने को तैयार होता है और जैक कहता है कि मैं अपने माँ पापा के घर जाना चाहता हूँ 1-2 दिनों के लिए। एनिस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं नवंबर से पहले तुमसे मिल पाऊंगा। जैक को लगता है एनिस बस बहाने बना रहा है। वो टूटने लगता है। जैक कहता है कि तुमसे मिलना तो अब प्रेसिडेंट से भी मिलने से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एनिस कहता है कि अब मैं काम नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मुझे पैसे कमाने अपनी बेटियों के लिए। जैक बताता है कि वो मैक्सिको गया था। एनिस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए वहाँ काफी सही रहा होगा ना। एनिस उसे धमकी देता है कि तुम जो भी आज तक करते आए हो ना, अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यानी यह एनिस को गुस्सा और जलन दोनों है कि जैक किसी और के साथ वो सब कुछ कर रहा है जो एनिस के साथ होना चाहिए। जैक कहता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि हम साथ रहे और हमारा एक घर हो, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है ब्रॉकबैक माउंटेन पर। हम पहले भी यही थे और आज भी यही खड़े हैं क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। एनिस की आंखें भर आती है। वो रोने लगता है। जैक आकर उसे गले लगाता है। वो उसे तसल्ली देता है और फिर शाम को उससे विदा ले लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो। जैक उसे बस जाते हुए देखता रह जाता है, जैसे ये पल फिर से ना आए। इधर एनिस बार में ब्रेकफास्ट कर रहा है, तभी कैफी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उधर आती है और एनिस को देख के ठहर जाती है। वो पूछती है तुम इतने महीनों से कहाँ थे। एनिस कुछ नहीं बोलता और उसे इग्नोर करता है। कैफी से एनिस कहता है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। कैफी ये सुन के वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इधर एक दिन एनिस को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जैक की मौत की खबर का। एनिस फोन करता है जैक की बीवी लॉरेन को। एनिस उसे अपना नाम बताता है। लॉरेन कहती है
कि तुम्हारा नाम और एड्रेस मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बताती। एनिस कहता है उसके साथ क्या हुआ। लॉरेन बताती है कि जैक की मौत एक टायर फटने की वजह से हुई, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसे मार दिया गया उसकी पहचान की वजह से कि वो एक होमोसेक्सुअल था। वो जैक की आखिरी ख्वाहिश बताती है कि उसकी अस्थियों को ब्रॉकबैक माउंटेन पर डाला जाए, क्या पता वो उसकी बचपन की यादों का हिस्सा हो। एनिस कहता है कि नहीं, हम दोनों वहाँ भेड़ें चराने जाते थे उस वक्त पहाड़ पर। लॉरेन समझ जाती है कि उन दोनों का रिश्ता क्या था। फिर लॉरेन कहती है तुम जैक के माँ बाप से मिल लो। एनिस पहुँचता है जैक के घर, जहाँ वो उसके माँ बाप से जाके जैक की मौत का दुख जताता है और कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं उसकी अस्थियां ब्रॉकबैक माउंटेन पर ले जाऊंगा, क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। जैक का बाप कहता है कि जैक हमसे तुम्हें यहाँ लाने की बातें कहता था कि तुम दोनों एक दिन यहाँ आकर रहोगे, लेकिन जैक फिर आया था, लेकिन किसी और आदमी के साथ, और वो दोनों यहीं रहते थे। जैक की माँ एनिस को ऊपर कमरे में जाने को कहती है, जो कि जैक का कमरा होता है, और एनिस आता है जैक के कमरे में। यहाँ एनिस की आंखें भरी पड़ी है। वो उसके कपड़ों को जाकर देखता है, जहाँ दीवार पर एक शर्ट टंगी है, एनिस की वही पुरानी शर्ट जिसे वो हमेशा से खोया हुआ समझता था। जैक ने उसे अभी तक संभाल के रखा था। एनिस शर्ट को गले लगाता है और नीचे आता है। जैक का बाप कहता है कि यहाँ हमारी खानदानी जमीन है और जैक की अस्थियां यहीं रहेंगी, और जैक की माँ से वो शर्ट एक पैकेट में डलवाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब एनिस अकेला एक रोड हाउस में रहता है। वहाँ उसकी बेटी आती है एक बड़ी कार में। जूनियर कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है। एनिस कहता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। जूनियर कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ। एनिस बस एक ही सवाल करता है कि क्या वो तुमसे प्यार करता है, और वो मुस्कुराकर कहती है कि हाँ। फिर कहती है कि आप आएंगे ना। एनिस पहले टालता है, लेकिन फिर कहता है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी शादी में। फिर जूनियर चली जाती है। एनिस अकेला रह जाता है। वो अलमारी खोलता है जहाँ जैक की शर्ट और ब्रॉकबैक माउंटेन की तस्वीर लगी हुई है। वो कुछ देर उसे देखता है और आंखों में आंसू भरकर एक गहरी सांस के साथ बस इतना कहता है, जैक तुम कहाँ चले गए। और यहाँ होता है इस फिल्म का दी एंड। एनिस जैक से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस समाज की मेंटालिटी और डर के आगे वो कभी पूरी तरह खुल ही नहीं पाता। लेकिन एंड में एनिस समझ जाता है कि वो जैक से कितना प्यार करता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाकी आपके अकॉर्डिंग ये मूवी आपको कैसी लगी, मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। और ऐसी वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, तो एक लाइक एक शेयर तो बनता है। मिलती हूँ आपसे किसी और एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।